कौन सी है? भौतिक बाधाएं। भौतिक बाधाएं क्या है जो हमें दिखती हैं? देखिए, शारीरिक बाधाएं दोषपूर्ण व्यवस्था द्वारा बनाई जाती हैं और बाहर रखी जाती हैं। इनमें मध्यम गोपनीयता में शोर, समय और दूरी का प्रभाव, मध्यम में दोष, खराब रोशनी और अधूरा संदेश आदि शामिल है। देखिए, भौतिक बाधाएं कौन सी है? मान लीजिए कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप कोई मैसेज दे रहे हैं, बट आपका जो मैसेज है उसमें आवाज़ आपकी कट रही है, तो जिसकी वजह से जो रिसीवर है, जो मैसेज आपका सुन रहा है, संदेश सुन रहा है, उसको मैसेज सही से पहुंच नहीं पा रहा। ठीक है। दूसरी बात, उसमें क्या है कि बहुत शोर मच रहा है, यानी कि आप किसी से बात कर रहे हैं, बाहर क्या है, जनरेटर चल रहा है या कोई शोर मच रहा है, वो भी क्या है, भौतिक बाधाएं हैं। ठीक है। या समय और दूरी का प्रभाव, यानी कि आप यहाँ पे खड़े हो, आपका दोस्त बहुत दूर खड़ा है, तो आप उसको ऊंची ऊंची आवाज़ दे के कुछ कह रहे हो पर वो सुन नहीं पा रहा, वो क्या है, बौद्धिक बाधाएं। नेक्स्ट है सिमेंटिक बैरियर। देखिए, इसे इंग्लिश में मैंने ऐसे ही हिंदी में लिख दिया कि ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। भाषा के उपयोग में समझ में आने वाली कठिनाइयाँ सिमेंटिक बैरियर बनाती हैं। इनमें कई अर्थों का उपयोग, तकनीकी शब्दों का उपयोग, अस्पष्ट धारणा, गलत व्याख्या आदि शामिल है। सिमेंटिक बैरियर तब होता है कि जब हम भाषा को समझ नहीं पाते। ठीक है, यानी कि हमें भाषा के उपयोग को समझने में कठिनाइयाँ आती हैं। इसके देखिए अर्थों का, शब्दों का जो अर्थ है उसका उपयोग है, तकनीकी शब्द है। आप देखिए कि मान लीजिए कि आपको कोई व्यक्ति या आपका कोई दोस्त आपको कोई चीज़ समझा रहा है, बट आपको वो अच्छे समझ नहीं, मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर चलाना बिल्कुल नहीं आता, बट आपका दोस्त जो है वो आपको कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी दे रहा है, आपको वो मैसेज दे रहा है पर आपको समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि आपको वो चीज़, उसकी जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर की भाषा, वो समझ में नहीं आ रही। ठीक है। नेक्स्ट है संगठनात्मक बाधाएं। संगठन में जो कई पदानुक्रमित स्तर हैं और संदेश को रिसीवर तक पहुंचाने से पहले कई स्तरों से गुजरना पड़ सकता है, यह विकृत वास्तविक संदेश बन जाता है, जैसे कि लाइन और स्टाफ संबंध, नीतियां और नियम, चयन, गलत माध्यम। देखिए, संगठनात्मक बाधाएं क्या है कि रिसीवर तक जो संदेश पहुंचने से पहले जो है वो कई स्तर उसमें आते हैं, जैसे कि संदेश जो है वो बाहर तक जो है वो गलत हो जाते हैं। यानी कि ऐसा होता है कि जैसे हमने कोई मैसेज किसी को पहुंचाना है, पर जो मैसेज है वो वास्तविक संदेश वहाँ पे पहुँच नहीं पाता। यानी कि जो मैसेज, मान लीजिए कि आप किसी को कह रहे हो कि आप ये मैसेज देना चाहते हो, जब तक उसके पास मैसेज पहुँचता है तो उसका मतलब ही और हो जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक अवरोध बाधाएं। देखिए, जब प्रेषक और रिसीवर का माइंडसेट इस अवरोध को बनाने के अलावा एक दूसरे के अनुकूल नहीं होता, तो जैसे कि व्यवहार संबंधी रवैया, करीबी दिमाग, सूचना के स्रोत, करीबी दिमाग, स्वार्थ आदि। सामाजिक अवरोध बाधाएं क्या है? देखिए, जो प्रेषक है, इनकी मैसेज देने वाला, रिसीवर है मैसेज को सुनने वाला, ठीक है, उनका देखिए माइंडसेट क्या है, एक दूसरे के अनुकूल नहीं होता। मान लीजिए कि आपका दोस्त आपको कुछ बात कह रहा है पर आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो जो आपको वो मैसेज देगा आपको वो समझ नहीं आएगा, दिमाग में कुछ और चल रहा है, सुन आप कुछ और रहे हो, वो आपके दिमाग में सही से बैठेगा नहीं, तो वो क्या है, सामाजिक अवरोध बाधाएं हैं। व्यक्तिगत बाधाएं क्या हैं? पारस्परिक संचार के लिए एक प्रमुख बाधा प्रवृत्ति हैन्याधीश की प्रवृत्ति, संदेश का मूल्यांकन, अनुमोदन और दूसरे के दृष्टिकोण को अस्वीकार करना। व्यक्तिगत बाधाएं क्या है कि दूसरे का जो दृष्टिकोण है से अस्वीकार कर देना, यानी कि आपको कोई अगर बात कह रहा है किसी के बारे में, या आप किसी से बात कह रहे हो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, वो सुनने को तैयार नहीं है, वो क्या है, व्यक्तिगत बाधाएं हैं। यानी कि मान लीजिए कि आप कह रहे हो किसी को कि आप उस बंदे से, उस व्यक्ति से सतर्क रहिए, है ना, तो वो आपकी बात सुनता ही नहीं है। या आप किसी अपने दोस्त से कहो कि आप जब भी सड़क पे जाएं तो आप हेलमेट लेके जाएं, या जो बाइक के कागज़ हैं वो साथ में रखें, वो आपकी बात मानेगा ही नहीं। वो क्या है, व्यक्तिगत बाधाएं हैं। देखिए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2016 क्वेश्चन है, संचार साझेदार की पसंद के कारकों से प्रभावित होता है। इनकी जो संचार है वो साझेदार की जो पसंद है उसे उसके कारकों से प्रभावित होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, निकटता, उपयोगिता और अकेलापन से। कक्षा संचार के अवरोध, यानी अवरोध का मतलब बाधाएं। यानी कि कक्षा संचार के अंदर आने वाली बाधाएं कौन सी है? देखिए, जब क्लास में शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें कई प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं, तो उसको आज हम पढ़ेंगे। देखिए, ये भी एक प्रकार से कम्युनिकेशन है। मैंने आपको बताया था ना, संचार जो होता है वो कई प्रकार से है, चाहे वो कक्षा के अंदर हो, कक्षा के बाहर हो, आपके निजी जीवन में हो, तो संचार तो हर एक जगह होता ही है। तो इसमें हम बात करेंगे कक्षा संचार के अवरोध की। देखिए,
आकार में बढ़ने और विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के कारण कक्षा में प्रभावी संचार की बाधाएं। देखिए, संचार की बाधाएं पता लगाना मुश्किल है, लेकिन कक्षा में प्रभावी संचार के लिए कुछ सामान्य अवरोध है। देखिए, आकार में बढ़ने, आप देखिए क्लास में जो है एक क्लास जो होती है वो तकरीबन 40 से 50 बच्चों की होती है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हर एक जो बच्चा है वो विभिन्न पृष्ठभूमि से है। कोई मान लीजिए दिल्ली का कोई स्कूल है, वहाँ से कोई पंजाब से होगा, कोई हिमाचल से होगा, कोई कहाँ से होगा, कोई दिल्ली से होगा। तो ऐसे क्या होगा कि विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से बच्चे आए होंगे। तो देखिए, कक्षा संचार की बाधाएं हैं, आमतौर पर पता लगाना मुश्किल है, पर कुछ प्रभावी संचार के लिए हम कुछ सामान्य अवरोध देखते हैं। कौन से हैं? देखिए, लिस्टिंग या लिसनिंग बाधाएं, इसका मतलब है सुनने वाली बाधा, ठीक है। लिस्टिंग बाधाएं यानी कि सुनने में दिक्कत आना। देखिए, प्रभावी सुनना कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। बाहर का शोर जैसे टेलीफोन या अन्य निर्माण शोर को सुनना मुश्किल बना देता है। देखिए, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए क्लास है, क्लास के अंदर क्या है, कक्षा के अंदर क्या है, प्रभावी सुनना। प्रभावी सुनना का मतलब है कि कक्षा में एक जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, जब शिक्षक बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा है तो उसमें उसको प्रभावी रूप से सुनना। प्रभावी मतलब कि ध्यान से सुनना कि टीचर क्या कह रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अब मान लीजिए बाहर जनरेटर चल रहा है या टेलीफोन पे कोई बात कर रहा है, तो उससे प्रभावी सुनना हो नहीं पाएगा। मान लीजिए बाहर जनरेटर चल रहा है, ठीक है, क्लास के अंदर जो शिक्षक पढ़ा रहा है बच्चों को, तो उससे कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि देखिए बाहर का जो शोर है वो उसमें बाधा डालेगा। नेक्स्ट है, एकाधिक अर्थ शब्दों का प्रयोग करें। कई बार शिक्षक को अलग अलग संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, तब छात्रों को एक शब्द का एक अलग अर्थ मिलता है जो गलतफहमी पैदा करता है। देखिए, एकाधिक अर्थ यानी कि वो शब्द जिनके कई तरह से कई मतलब निकलते हैं। एक शब्द है, कई मतलब निकलते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एडवोकेट जो होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं वकील। अगर हम शुद्ध हिंदी की बात करें तो उसे बोलते हैं अधिवक्ता, ठीक है। एडवोकेट को क्या बोलते हैं आमतौर पे? वकील, और साथ में कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, अधिवक्ता। अब क्लास में देखिए कि मान लीजिए टीचर ये बात कहे एडवोकेट, वकील, अधिवक्ता, 3 मतलब हो गए। तो इसके 3 यानी कि इसके काफ़ी जैसे मतलब निकलते हैं। ये आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक या 2 से अधिक मतलब निकलते हैं। तो जिससे क्या होगा, बच्चे जो हैं वो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, उसमें गलतफहमी पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही कई जैसे शब्द हैं, तो उनको ये साथ साथ समझाना चाहिए। नेक्स्ट है धारणा। अलग अलग छात्र एक ही संदेश प्राप्त करते और सुनते हैं, लेकिन इसकी व्याख्या अलग तरीके से कर सकते हैं। छात्रों द्वारा गहराई से किसी विषय को कवर नहीं करने से महत्वपूर्ण पहलुओं को याद किया जा सकता है। यानी कि देखिए, धारणा क्या है, देखिए ऐसा है, मान लीजिए क्लास में जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है तो उसमें क्या होता है कि सभी छात्रों के लिए वो एक ही सामान्य लेक्चर है, तो सभी को सुनना होता है वो। अब देखिए होता क्या है, धारणा क्या है कि मान लीजिए कि शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है और क्लास में बच्चे सारे सुन रहे हैं, तो सभी उसको अपने नज़रिए से सुनेंगे, ठीक है। मान लीजिए क्लास में अगर टीचर मैथ के सवाल करवा रहे हैं, गणित के सवाल करा रहे हैं, तो कई बच्चों को, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको समझ में आ जाएगा, तो कुछ बच्चे ऐसे जिनको समझ में नहीं आएगा। तो वो अपनी धारणा बना लेंगे, वो सोचते कुछ और होंगे, कर कुछ और रहे होंगे, इसलिए वो छात्र जो है वो गहराई से विषय को कवर नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, धारणा अलग अलग छात्र बना लेते हैं, यानी कि वो सुनते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, इसलिए ये भी बाधा है। मान लीजिए टीचर क्लास में पढ़ा रहा है अकबर के बारे में, ठीक है, या अंग्रेज़ों के बारे में, तो बच्चे अपने मन में कुछ और सोच रहे हैं, तो धारणा गलत बन जाएगी वो, है ना। तो नेक्स्ट है मौखिक बाधाएं। देखिए, मौखिक संचार में अस्पष्ट संचार वाले शब्दों का उपयोग करना शामिल हो सकता है, क्योंकि कक्षा में मौखिक संचार बाधाएं हो सकती है। देखिए, मौखिक संचार क्या है, अस्पष्ट संचार। मौखिक संचार क्या है, मौखिक बाधाएं क्या है? मान लीजिए टीचर क्लास में बच्चों को कुछ बोल के पढ़ा रहा है, लेकिन कुछ जो शब्द ऐसे हैं वो बच्चों के समझ में नहीं आ रहे, ठीक है, तो ये भी बाधाएं हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ सभी बच्चे आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर वही टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखने की बजाय बच्चों को मौखिक रूप से समझाए तो वो सबसे बड़ी बाधा बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है भावना या मनोदशा।
यदि शिक्षक तनावपूर्ण, क्रोधित, उत्तेजित या भयभीत है तो वह ठीक से संदेश नहीं भेज पाएगा। यानी कि देखिए, क्लास में अगर जब शिक्षक तनावपूर्ण है, उसके ऊपर प्रेशर है कि सिलेबस जल्दी कवर करना है, क्रोधित है कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा, और उत्तेजित या भयभीत है तो वो बच्चों को क्लास में समझा नहीं पाएगा। अधूरी जानकारी, देखिए अधूरी जानकारी सबसे खतरनाक है दुनिया में। यदि विषय की जानकारी पूरी नहीं होती तो निहित जानकारी को समझना बहुत मुश्किल होता है और संचार में भौतिक अवरोध पैदा होता है। यानी कि देखिए, अधूरी जानकारी क्या है कि मान लीजिए कि बच्चों को क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनको वो अधूरी जानकारी दे दें, है ना, अधूरी जानकारी दे दें तो वो क्या है, वो भी एक क्या है, बाधा बन सकती है। अधूरी जानकारी क्या है, देखिए अभी जैसे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो कईयों को तो ये भी नहीं पता एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चुका है। अभी भी कई बच्चे समझते हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम है, तो अधूरी जानकारी है। मान लीजिए वो एग्ज़ाम की तैयारी कर ली है, उनको पता ही नहीं ऑनलाइन एग्ज़ाम हो चुका है, तब वो जब एग्ज़ाम दे जाएंगे उनको कंप्यूटर के आगे बिठाया जाएगा तो वो कहेंगे ये तो हमें पता ही नहीं था। ये सबसे बड़ी बाधा हो गई। ये तो एग्जाम्पल है। आपको मैं क्लास की बात करता हूँ। क्लास में मान लीजिए कि शिक्षक ने बच्चों को पढ़ा दिया तो जानकारी अधूरी है, बच्चे ने उतनी जानकारी प्राप्त की है, या बच्चे ने क्या किया कि टीचर ने जितना पढ़ाया है बच्चे उतना पढ़ ही नहीं पाए, ठीक है, अधूरी जानकारी लेके गए तो एग्जाम में इनके नंबर कम आ गए। तो ये सबसे बड़ी बात है। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया। यदि शिक्षक छात्रों की प्रतिक्रिया का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो छात्रों ने छात्रों के मामले पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। देखिए प्रतिक्रिया इनकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर शिक्षक जो है छात्रों की प्रतिक्रिया नहीं ले रहे, वो उनका फीडबैक नहीं ले रहे, तो जो छात्र हैं वो भी अपनी पढ़ाई पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे। फीडबैक का ऐसा मतलब भी है, मान लीजिए क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों से ऐसा पूछते जाएं कि कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं, तो बच्चे साथ में प्रतिक्रिया देंगे। दूसरी तरफ जो टेस्ट लिया जाएगा, मान लीजिए टीचर ने बच्चों को क्लास में पढ़ा दिया, अब उनका रोज़ टेस्ट होगा जो उनको पढ़ाया जाएगा, तो इनसे फीडबैक मिलेगा कि उसने कितनी अच्छी तरह से पढ़ाया है। अगर टेस्ट में सारे बच्चे पास हो जाएं तो समझो कि टीचर का पढ़ाया सफल हो गया। अगर ना हो पाए तो टीचर को समझ आ जाता है, शिक्षक को समझ में आएगा कि उसने जो बच्चों को पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा। तो ये है प्रतिक्रिया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए कक्षा प्रबंधन में महत्व के 5 मुख्य क्षेत्र, या ऐसे कर सकते हैं कक्षा प्रबंधन में 5 मुख्य क्षेत्र के महत्व। देखिए पहला है उत्तेजना। यानी कि कक्षा में क्या होता है कि 5 मेन चीज़ होती हैं, 5 मेन बातें होती हैं जिनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होती है। पहली उत्तेजना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र प्रेरित है और सीखने के लिए तैयार है। अब देखिए क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है तो कि छात्र में उत्तेजना कैसी है। अब देखिए जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, कई वीडियो देखते हैं कि बिल्कुल वैसे ही चलो पढ़ लिया ठीक है, कई वीडियो देखेंगे वाकई जिनका एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो उत्तेजना निश्चित करती है कि छात्र कितने प्रेरित हैं और कितना सीखने के लिए तैयार है। यानी कि शिक्षक क्लास में बच्चों को अगर पढ़ा रहा है या ऑनलाइन पढ़ा रहा है, कहीं पे पढ़ा रहा है, तो बच्चे क्या उसे देखने के लिए, सुनने के लिए तैयार हैं, ठीक है, वह है उत्तेजना। नेक्स्ट है प्रत्याशा। यह सुनिश्चित करना कि छात्रों को पता हो कि मंदिर के लिए क्या आवश्यक है और सीखने के लिए वे क्या करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे शब्दों को थोड़ा सा टफ है, आप इसको ऐसे मत समझिए। देखिए यह सुनिश्चित करना कि छात्रों को पता हो कि क्या आवश्यक है। ये मंदिर ये यहाँ से पता नहीं कहाँ गया, इसको आप डिलीट कर देना, ठीक है। यह सुनिश्चित करना कि छात्रों के लिए क्या आवश्यक है और सीखने के बाद वे क्या कर पाएंगे। यानी कि ये जानना कि छात्रों ने जो सीखा है वो कितना उनके लिए इम्पोर्टेंट है और सीखने के बाद वो इसे कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोत्साहन। छात्रों को सुनिश्चित करें कि उनकी उपलब्धि को कैसे पुरस्कृत किया जाएगा। प्रोत्साहन देखिए देना ज़रूरी है। मान लीजिए क्लास में भी किसी बच्चे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो उसको देते हैं ना, इनाम देते हैं उसको, तो वो इसलिए देते हैं कि ताकि वो और आगे मेहनत करे। नेक्स्ट है अनुशासन। यह सुनिश्चित करें कि समूह का कार्य बाधित ना हो। अनुशासन, समूह का कार्य मतलब कि जो क्लास में जो सारे बच्चे हैं उसमें बाधा ना पड़े। अनुशासन का बहुत देखिए महत्व है। बिना अनुशासन के इंसान की ज़िंदगी जो है वो जानवर के समान होती है, ये आपको सभी को पता है। अनुशासन में क्या है कि क्लास में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे, अनुशासन का ये मतलब है कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है कोई भी बच्चा शोर ना करे, इसको ध्यान से समझे, तभी उनका भविष्य बन पाएगा, तभी उनको समझ में आएगा। नेक्स्ट है रोज़गार। सुनिश्चित करें कि समूह का काम बाधित ना हो, ये भी सेम ही है,
ठीक है। नेक्स्ट है कैसे प्रभावी देखिए प्रभावी कक्षा संचार के लिए अब देखिए क्या है। नेक्स्ट देखिए वार्तालाप कौशल। देखिए प्रभावी कक्षा संचार के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला है वार्तालाप कौशल जरूरी है, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि देखिए यहाँ पे क्या बाधाएं आती हैं, क्या 5 मुख्य क्षेत्र हैं, उसमें देखेंगे कि यदि क्लास में प्रभावी कक्षा यानी कि कक्षा को प्रभावी रूप से बनाना है तो कैसे वो ज़रूरी है संचार के लिए। वार्तालाप कौशल देखिए, वार्तालाप सबसे बुनियादी और आवश्यक संचार कौशल में से एक है। यह लोगों को विचारों को साझा करने और उन्हें बदले में प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यदि यह सतह पर सरल दिखाई दे सकता है, प्रभावी संचार में एक देना और लेना दोनों शामिल है, जैसे कि तत्व शामिल है। देखिए वार्तालाप कौशल क्या है कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है। आपकी आपस में बातचीत कैसी है। आप किसी कस्टमर केयर को फ़ोन लगा के देखिए तो आप देखना कि वो आपसे कैसे बात करेंगे, एक सेल्समैन आपसे कैसे बात करेगा, ठीक है। आप उनका तरीका देखना, तो वो होता है वार्तालाप कौशल, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या शामिल है। शारीरिक हाव भाव, आंखों से संपर्क, सारांश, टीका या जवाब, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। देखिए ऑडियो बुक्स हैं, वीडियो लेक्चर से लेके लेक्चर ऐप्स तक हैं, ठीक है। देखिए आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब का ज़माना है, ऑनलाइन ज़माना है। इसमें ऑडियो बुक्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ऐप्स इतनी आ चुकी हैं, वो संसाधनों काफ़ी भीड़ हो चुकी है। छात्र शिक्षक संचार को जो कौशल बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। देखिए आजकल ज़माना एडवांस हो चुका है। आजकल ऑफलाइन के बजाय बच्चे ऑनलाइन आना पसंद करते हैं, तो ऑनलाइन कोचिंग होती है, घर बैठे कर सकते हैं। यूजीसी नेट की कोचिंग, जैसे आप वीडियो देख रहे हो ऑनलाइन, तो आप ये आराम से देख सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी का उपयोग है। जो आपको कक्षा में पढ़ाया जाएगा उससे बेहतर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो सक्रिय श्रवण को सुदृढ़ करना। देखिए संचार केवल बोलने के बारे में नहीं है, यह भी सुनने के बारे में है। शिक्षक अपने छात्रों को पाठ के जोर से चयन करके सुनने के कौशलों को विकसित करने में मदद कर सकते हैं और तब कक्षा में चर्चा रहती है और सामग्री पर प्रतिबिंबित होती है। छात्रों के इच्छित संदेश का पूरी तरह से समझने के लिए स्पष्ट पूछने का अभ्यास करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने, अच्छे सुनने के कौशल का निर्माण करना। देखिए सक्रिय श्रवण का ये मतलब है, सक्रिय का मतलब होता है कि लगातार उसको सुनना, और श्रवण का मतलब होता है सुनना। यानी कि अगर क्लास में शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो बच्चों में ऐसा कौशल पैदा करे कि बच्चे उसके ध्यान से बात को सुने। क्योंकि देखिए बुक्स में जो कुछ लिखा है वो तो बच्चों को पढ़ना ही है, उसके अलावा जो टीचर उनको कैसे जानकारी दे रहे हैं वो भी बच्चों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वो होता है सक्रिय श्रवण। एक होता है सुनने, एक होता है ध्यान से सुनना। जैसे आप लेक्चर ध्यान से सुनोगे, जो आपको बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मैं यहाँ पे दूंगा, तो इसे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए प्रस्ताव समूह प्रस्तुतियाँ और असाइनमेंट। देखिए टीम बिल्डिंग अभ्यास। देखिए असाइनमेंट देते हैं ना क्लास में, वो क्यों देते हैं। टीम बिल्डिंग अभ्यास भी छात्रों को मौखिक लिखित संचार कौशल दोनों को तेज करने के लिए मदद करता है। देखिए क्लास में क्या है, टीम बिल्डिंग क्या है कि समूह छात्रों का समूह बना दिया जाता है, उनको कोई काम बांटा जाता है, जिससे क्या होता है कि उनका मौखिक और लिखित संचार जो है वो दोनों ही तेज है, ठीक है। ओपन एंडेड प्रश्न पूछें। ओपन एंडेड प्रश्न चर्चा को प्रेरित करने और प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि किसी प्रश्न को समझने और उत्तर देने के कई तरीके हैं। शिक्षक प्रकाश ने छोटी अनौपचारिक बातचीत के लिए टाइमर सेट किया और छात्रों को ओपन एंडेड प्रश्नों का उपयोग देते हैं। टास्क और गतिविधियों का उपयोग करें। देखिए यहाँ ओपन एंडेड प्रश्न है कि ऐसे प्रश्नों का उपयोग करना जिससे छात्र जो है प्रेरित हो, ठीक है। उसको इनकी प्रश्न को समझने में उत्तर देने के कई तरीके हो सकते हैं, वो है ओपन एंडेड। यानी कि ये नहीं है कि जो उसने एक बार मतलब कि लिखा है वही है। आपके सामने एक ऐसा प्रश्न रखा जाता है जिसे आप अपनी आसानी से भी, अपनी मर्जी से भी जवाब दे सकते हैं, वो है ओपन एंडेड प्रश्न। नेक्स्ट है टास्क और गतिविधियों का उपयोग करें, ठीक है। छात्र संचार कौशल में सुधार के लिए एक और कार्य आधारित तरीका है, वह है सोच के माध्यम से है। इन्हें मौखिक रूप से या लिखित असाइनमेंट के माध्यम से किया जा सकता है, जो छात्रों को अपने स्वयं के शब्दों और अभिव्यक्तियों का उपयोग करके रचनात्मक रूप से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मौका देता है। हमारे सबसे लोकप्रिय संसाधन में से आधारित सोच गतिविधियों खेलों के लिए शुरुआत करें। देखिए यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे ये बात है, टास्क और गतिविधियाँ ऐसी बातें हैं कि यानी कि बच्चों को गतिविधियाँ देना, टास्क देना करने के लिए, प्रेजेंटेशन देना, जिससे बच्चे अपने कौशल का निर्माण करिए। मान लीजिए क्लास में एक टीचर जो है वो बच्चों को कह देते हैं कि आप इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बना के लेके आइए, तो बच्चे उसी टॉपिक को फॉलो करते हैं और अपनी मर्जी से उसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करते हैं, बच्चे जो है अपना टैलेंट दिखाते हैं। चिंतनशील सीखने के अवसर प्रदान करें। चयनित पाठ पढ़ने वाले या समूह प्रस्तुतियों को रिकॉर्ड करने वाले छात्रों को रिकॉर्ड करना उनकी संचार शक्तियों और कमजोरियों का आकलन करने के लिए एक उत्कृष्ट तरीका है। छात्र छोटे समूह में अपने मौखिक प्रदर्शन को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। फिर प्रत्येक छात्र को दूसरे की आलोचना करने के लिए कहें ताकि उन्हें रचनात्मक आलोचना प्राप्त करने की आदत हो सके। देखिए चिंतनशील क्या है, चिंतनशील का मतलब है कि ध्यान से गहराई से समझना। देखिए मान लीजिए क्लास में टीचर ने किसी बच्चों को क्या है छोटे छोटे समूह में बांट दिया, अब उनको एक चीज़ उन्होंने करने के लिए दे दी। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में 4 टीम बना दी गई हैं 5-5 छात्रों की। अब पहली जो टीम को हर एक को एक ही टॉपिक दिया है बोलने के लिए। अब पहली टीम आएगी जो उसमें बोलेगी, तो दूसरी बाकी जो टीमें हैं उसका आंकलन करेगी। चिंतनशील तरीके के जरिए वो चिंतन करेंगे कि क्या उसने वाकई ही सही बताया है, फिर इसमें वो गलतियों को ढूंढेंगे। तो ऐसे क्या होगा कि वो गहराई से बातों को समझने लग जाएंगे, तो वो होता है चिंतनशील। टचबल मोमेंट्स ढूंढें। देखिए जो भी आयु वर्ग के शिक्षक साथ काम कर रहे हैं, कक्षा के वातावरण में हर रोज़ होने वाली घटनाएं पर अधिकतम करें। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र किसी जटिल तरीके से कृषि प्रश्न का उत्तर देता है तो शिक्षक यह पूछ सकता है कि उन्होंने जो कहा उसे स्पष्ट कर दें। कक्षा को स्पष्ट करने वाले प्रश्न को चुनौती दें। यदि कोई अपरिचित शब्द किसी पाठ या फिल्म में पॉपअप करता है तो शब्दकोश में खोजने के लिए कक्षा के लिए रुकें। देखिए यहाँ पे क्या है, टचेबल मोमेंट्स क्या है कि वो चीज़ें जो आपको जो है वो मुश्किल में डालते हैं। यानी कि आपको जो चीज़ें नोट करने वाली हैं, मान लीजिए कि आपको कोई शब्द ऐसे मुश्किल है कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसका डिक्शनरी में जाके उसका मतलब दे सकते हैं कि ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत ना आए।